आपको आशीष जी बताएंगे। थैंक यू डीजी सर, बहुत बहुत आभार राज्य परियोजना कार्यालय का कि उन्होंने इस तरह का मंच तैयार किया। राघव जी आप स्लाइड शेयर करेंगे ना? हाँ ठीक है। तो कुछ एनिमेशन होंगे राघव जी, तो आप करते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा जी। तो सभी शिक्षकों का अभिनंदन। हम लोग यहाँ आज बात करेंगे कि हम लोग संकुल बैठक को किस तरह से महत्वपूर्ण देखते हैं और इसके महत्व से हमें से कोई भी जो है वो इनकार नहीं कर सकता। मुख्य रूप से दो चीजें हैं जिनको हम यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं। एक तो ये है कि हर स्तर पर इसकी एक विस्तृत प्लानिंग होती है, राज्य से लेकर जिले से लेकर मंडल पे भी, जिले पर भी और फिर ब्लॉक पर भी। पर जहां से ये जो जानकारियां हैं, जो दृष्टिकोण है, जो विजन है, वो प्लानिंग से क्रियान्वयन में जहां जाता है वो जगह है संकुल बैठक। तो उस संकुल बैठक की संरचना कैसी होनी चाहिए ताकि क्रियान्वयन सबसे सटीक हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ आज बात करेंगे। सिर्फ वो नीचे वाली फाउंडेशन वाली जो स्टोन है उसके बारे में। और अगर नेस रिपोर्ट की भी बात करें तो उसमें भी हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने इस तरफ ध्यान दिलाया है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको और मजबूत किए जाने की जरूरत है, जो कि ये संकुल बैठक है या नियमित चलने वाली संरचना है। तो इसको कैसे हम और मिलकर प्रभावी बना सकते हैं परस्पर भागीदारी से, सहभागिता से, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ बात करेंगे। राघव जी आगे बढ़ेंगे क्या? तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इस बैठक को सिर्फ संभाषण और सूचनाओं के आदान प्रदान से आगे ले जाते हुए हम लोग इसको एक पार्टिसिपेटरी प्लेटफॉर्म के रूप में कन्वर्ट करें। अभी हमारे तमाम सारे सेशन हुए और हम लोगों ने देखा कि सिर्फ पढ़ना लिखना जो है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, उसको बहुत सारी आधारभूत गतिविधियां और एंगेजमेंट की एक्टिविटीज से जोड़ना पड़ता है। उसी तरह शिक्षकों के लिए हमें ऐसे मंच तैयार करने की जरूरत है जो हमारे पास ऑलरेडी है, शिक्षक संकुल बैठक, जो हर महीने होता है और हर संकुल पर होता है। तो इसके लिए जो 4 तैयारी के चरण है उनमें जनपद स्तर पर तैयारी बैठक है, फिर उसका रोस्टर जारी होना है, और जहां हमारी भूमिका आती है हमारे शिक्षक संकुल साथियों की और जो एआरपी महोदय की, वो है ब्लॉक स्तरीय तैयारी बैठक। तो हम अपने साथियों के साथ एक परिवार के रूप में अपने ब्लॉक स्तर पर मिलकर बैठकें शुरू होने से पहले इसकी एक रूपरेखा तैयार कर ले कि इस महीने के बैठकों से हम क्या अपेक्षाएं हासिल करना चाहते हैं, हम क्या परिणाम चाहते हैं। और हर महीने की बैठकों से आउटकम्स जो है वो यूनिक होंगे, उसका स्ट्रक्चर एक होगा, लेकिन हर महीने का परिणाम भिन्न होंगे और वो पिछले महीने से आगे ले जाते हुए होंगे। तो वो बहुत जरूरी होगी इस बैठक को करना ब्लॉक स्तर पर। और दूसरी बात है कि इन बैठकों का मूल्यमापन करना। तो जो गुणवत्ता संकेतक जो है, एससीईआरटी ने भी इस दिशा में कई सारे सराहनीय प्रयास किए हैं, जिलों पर हुए हैं, डाइट ने कदम बढ़ाए हैं। हमारी बैठकों से हमारी जो अपेक्षाएं हैं उनके संकेतक बना के और चरणबद्ध तरीके से हम देखें कि हमारी बैठकें किन पैमानों पर कितने कदम चल रही हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम सोच रहे होना है बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, वो शिक्षकों को करना है अपने स्कूल में, और वो करने के लिए शिक्षकों को एक तरीके का क्षमता संवर्धन अपने आप में विकसित करना होगा अपने साथियों के साथ मिलकर। तो ये इनबिल्ट स्ट्रक्चर है जो फॉर द टीचर बाय द टीचर है। तो कैसे शिक्षकों को मजबूती देते रहेंगे, उसका मापन हम इन बैठकों के अलग अलग संकेतकों पे कि कैसी शेयरिंग हो रही है, किस तरह की योजना बन रही है, एंगेजमेंट का लेवल कैसा है, और जो योजना निकल कर आ रही है उसको लागू करने के लिए हमारे पास कैसे उपकरण है। तो आगे चलेंगे राघव। तो इस तरह से हम बैठक को भिन्न भिन्न सत्रों में विभाजित करेंगे और इन्हीं अलग अलग सत्रों में हमारे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग हितधारक हैं, वो भिन्न भिन्न भूमिकाएं लेंगे। जो हमारे शिक्षकगण और प्रधान शिक्षकगण हैं वो अपने स्कूल की शेयरिंग करेंगे, जो हमारे शिक्षक संकुल है वो मुख्य नेतृत्वकर्ता होंगे और योजना को और शेयरिंग को दिशा देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कैसे हम इसको लक्ष्य की ओर रखें। तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षक संकुल यानी आपके पास होगी, और हमारे एआरपी, एसआरजी और जो डाइट विशेषज्ञ हैं वो राज्य के जो लक्ष्य है उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए जो उनके एक्सपर्ट ओपिनियन है, कुछ सजेशंस है, वो रखेंगे। तो हम लोग 4 अलग अलग घटकों के रूप में मिलकर इसको एक पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। अगर हम सब लोग सिर्फ बात करेंगे तो ये उद्देश्य जो है वो थोड़ा सा भटक जाएगा। तो इसलिए जिम्मेदारी को बांट लेंगे और कैसे उसको उद्देश्य की तरफ ले जा सकते हैं उसके बारे में प्रयास करेंगे। राघव नेक्स्ट प्लीज जी। तो बैठक को 4 सत्रों में विभाजित किया गया। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बैठक संचालित होती है तो बहुत जरूरी बातें हमको करनी रहती हैं शिक्षकों के साथ, शिक्षक संकुल के साथ, और अगर कोई विशेषज्ञ जिले से आए हैं तो उनको भी सुनना रहता है। तो वो जो उद्बोधन है वो उसको काफी समय देना जरूरी हो जाता है। मेरा यहाँ पर अनुरोध रहेगा कि अगर हम बैठक को 4 भिन्न सत्रों में रखें और पहला सत्र जो है वो शेयरिंग से शुरू करें। उसके पहले जो राज्य के लक्ष्य हैं, जो विजन है, जो दृष्टिकोण है, जो सपना हम बच्चों के लिए मिलकर देख रहे हैं अपनी साझी आंखों से, वो हम पहले शेयर कर लें। और उसके बाद शेयरिंग के रूप में हर शिक्षक ने अपने स्कूल में जो किया है, अपने अनुभव अपने साथियों के साथ शेयर करें। वो अनुभव कुछ खट्टे भी होंगे, कुछ मीठे भी होंगे, उनको साक्ष्य आधारित रखेंगे।
एविडेंस बेस्ड रहेंगे तो हमारे दूसरे शिक्षक साथियों को समझने में, उनको अपनाने में काफी मदद मिलेगी। और अगर वो कुछ चुनौतियों को प्रकट कर रहे हैं तो उन चुनौतियों का निराकरण भी हमको अपने साथियों से मिल पाएगा अगर हम उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एविडेंसेस साथ रखेंगे। तो इस शेयरिंग को बहुत पावरफुल तरीके से करना है और इसमें बिना किसी संकोच के हर शिक्षक को अपने अनुभव शेयर करने हैं। शेयरिंग से ही उनका पार्टिसिपेशन स्टार्ट होगा। दूसरा सत्र जो है प्लानिंग का, योजना बनानी है। जब हमने राज्य का दृष्टिकोण चर्चा कर लिया, आपस में अपने स्कूल में पिछले महीने हमने क्या किया उसका की हाईलाइट शेयर कर लिया, एक 20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम लगा के। अब हमें प्लान की जरूरत है कि हमारा जो राज्य और जिला जैसे सोच रहा है उस तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। तो चूंकि एक एक संकुल दूसरे से काफी भिन्न है, बहुत बड़ा प्रदेश है, इतनी सारी जनसंख्या है और करोड़ों की संख्या में हम लोग बच्चों को समाहित करते हैं अपने स्कूलों में। तो जो गाजियाबाद के संकुल हैं, जो बलिया के संकुल हैं, जो चित्रकूट के संकुल हैं और जो संत कबीर नगर के संकुल हैं, उनकी काफी विविधताएं हैं, उनकी कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज काफी भिन्न है आपस में। तो जो राज्य के विजन है और जो निर्देश है उनको जमीनी स्तर कैसे प्लान किया जाएगा, उसकी योजना उस संकुल बैठक में होनी आवश्यक है। उसके लिए हम आगे बात करेंगे आगे एक स्लाइड में कि कैसे योजना पर हम गहराई से काम कर सकते हैं। और तीसरा सत्र है, राघव अभी पीछे जाएंगे एक मिनट, तीसरा सत्र है प्लानिंग के बाद उपकरण निर्माण, कि परस्पर जो हमारे शिक्षक साथी हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं उनके पास, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारा प्रशिक्षण उन्होंने ले रखा है। तो उस योजना को लागू कैसे करेंगे उसके कुछ टूल्स मिलकर उसी बैठक में डेवलप कर लें। अभी बहुत सारे टीएलएम की बात हो रही थी, तो कितना सारा मटेरियल हम मिलकर अपने साथियों के साथ बना सकते हैं जो कॉन्टेक्चुअल होगा और हमारी रियलिटीज के साथ कनेक्टेड होगा। और चौथा सत्र है जो न्यू लर्निंग का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने मनीष जी के सत्र में देखा, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऊर्जा भरने के लिए अपने साथियों के साथ कर सकते हैं और इस सत्र का नेतृत्व अलग अलग बैठकों में अलग अलग शिक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बैठक जो है वो 4-5 अलग अलग सत्रों में विभाजित हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। राघव आगे चलेंगे प्लीज। जहां पर हम इस स्लाइड में देख रहे हैं तो सत्र विभाजन को समय सुझाव के रूप में रखा गया है। ये सिर्फ देखने के लिए है कि हम इसको अपनी व्यवस्था के अनुरूप कैसे रख सकते हैं कि 15 मिनट में राज्य के लक्ष्य वगैरह शेयर हो जाएं और फिर आधे घंटे का समय हम लोग शिक्षकों की शेयरिंग को दें। तो यहाँ पर इसको ध्यान से रखा गया है कि जो विजन है उसको शेयर करने से दुगना समय शिक्षकों को शेयरिंग के लिए दिया गया है ताकि हर स्कूल की बात आ सके। और उसके बाद 1 घंटे जो है लगाकर ठोस योजना बनाई जाए जो पाठ्य पुस्तकों से निकली हुई हो और उसके लिए उपकरण तैयार हो। और 15 मिनट में जिज्ञासा का सत्र भी जरूर हो जहां पर न्यू लर्निंग और जो जिज्ञासाएं हैं शिक्षकों की उनका समाधान हो। और मेरा एक और अनुरोध है कि जो प्रश्न अनुत्तरित रह जाएं इस बैठक में उनका संकलन किया जाए, उनको जिले तक और राज्य तक बढ़ाया जाए ताकि उनके बारे में स्पष्टता जरूर हम शिक्षकों तक पहुंचा सके मिलकर एक टीम के रूप में। राघव जी आगे चलेंगे। तो हम शेयरिंग और राज्य के दृष्टिकोण के ऊपर कोई बात ज्यादा नहीं करेंगे, हम योजना के ऊपर थोड़ी सी जरूर बात करना चाहते हैं कि योजना सत्र को 1 घंटे का प्रोपोर्शन क्यों देखा जा रहा है इस बैठक में। इसके 4 घटक हैं योजना के। सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करना है कि हमारे इस महीने में जिसके लिए हम बैठक कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से पाठ है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को क्लियर करने हैं इस महीने। और उसके बाद दूसरा जो टास्क है वो हमको ये मिलकर कंप्लीट करना होगा इस बैठक में कि जो ये पाठ हैं इनका उद्देश्य पूरा करने के लिए हम जब आगे बढ़ेंगे तो कौन से सीखने के प्रतिफल हमको हासिल करने होंगे। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा नेस 2017 के एक रिपोर्ट का जिसमें इस तरफ ध्यान दिलाया गया है कि हमारे शिक्षक साथियों को जो पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं उसके बारे में और गहरी समझ का स्कोप है। तो उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बहुत सारी उपयोगी सामग्री से भरी हैं। तो उस उद्देश्य का विश्लेषण हमको इस बैठक में करना है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके गहरे उतरना है एक एक पाठ के और उसको एलओ से मैप करना है कि जो सामग्री है उसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल रहे हैं अगले महीने के लिए और उन कॉन्सेप्ट से कौन से लर्निंग आउटकम्स हम हासिल कर सकते हैं। और फिर प्रत्येक लर्निंग आउटकम के लिए शिक्षक साथियों के साथ मिलकर उपयोगी गतिविधियां तय करना। हम लोग जब इसको अपनी मीटिंग्स में करने की कोशिश करते हैं तब शिक्षक साथी इस तरह से करते हैं कि अगर 20 शिक्षक साथी हैं उन्होंने 2-2 लर्निंग आउटकम चिन्हित किए तो 40 लर्निंग आउटकम हो गए और हर लर्निंग आउटकम के लिए 2-2 गतिविधियां एक टीचर सजेस्ट करता है तो 80 से 100 गतिविधियां उसी मीटिंग में वहीं तैयार हो जाती हैं जो उनके समृद्ध अनुभव से निकल कर आई हुई होती है। और फिर उसके बाद जब हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट है अगले महीने का कि हमको बारिश के बारे में क्लैरिटी देनी है कि लिविंग नॉन लिविंग के बारे में कि पेड़ पौधों के बारे में कि परिवहन के बारे में और हमारे लर्निंग आउटकम्स है और हमारी एक्टिविटी है, तो एक शिक्षक के लिए कक्षा संचालन की बहुत सारी सामग्री यहाँ तैयार हो जाती है। इसके बाद प्रत्येक शिक्षक एक एक सिंपल लर्निंग प्लान तैयार करता है और अपने साथियों से उस पर विचार लेता है। तो उसी मीटिंग में 40 लर्निंग आउटकम, 80 से 100 गतिविधियां और 20 जो है कक्षा योजनाएं तैयार हो जाती हैं जो उन्हीं शिक्षकों ने मिलकर बनाई होती हैं और पाठ्य पुस्तक से निकली हुई होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको अच्छी तरह से हम लोगों को आयोजित करना है ताकि उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ सके। राघव आगे चलेंगे।
और इस योजना को पोषण देने के लिए हमको किन किन उपकरणों की जरूरत होगी, कोई गतिविधि पत्रक बनाने हैं तो उसको बना सकते हैं, इसके लिए पौना घंटे का समय जो है सुझाया गया है। कोई नवाचारी अभ्यास है तो उनको डॉक्यूमेंट कर लेना है जो हमारे साथियों से निकल कर आए होंगे। संदर्भ सामग्री चिन्हित कर लेनी है कि क्या क्या हम मटेरियल यूज कर सकते हैं, फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा टीएलएम दिया गया है और तमाम सारी किट हैं। संदर्भ दाताओं की पहचान कर सकते हैं। हम परिवहन के बारे में समझ बनाने के लिए गांव से ही किसी वाहन चालक या कुशल कारीगर को बुला सकते हैं जो बच्चों का एक सत्र ले सकता है। तो ऐसे कौन कौन से रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं उनकी हम इस संकुल बैठक में लिस्टिंग कर सकते हैं। इनको अपने स्कूलों में हम आमंत्रित करेंगे, उनको भी सम्मान देंगे और बच्चों को भी एक नयापन लगेगा कि हमें विषय विशेषज्ञ आकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में खेती के बारे में हम किसी किसान को आमंत्रित कर सकते हैं। ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग के बारे में हम ग्राम प्रधान को आमंत्रित कर सकते हैं कि वो स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से परिचित कराएं। हम एक्सपोजर के लिए ले जा सकते हैं। तो ये सारी गतिविधियां, सामग्री और संदर्भ दाताओं की पहचान हम इस मीटिंग में कर सकते हैं और उसमें शिक्षकों के समृद्ध अनुभव जो उसी संदर्भ से आ रहे होंगे उनको हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। आकलन के पत्रक बना सकते हैं कि ये जो गतिविधियां हम करेंगे इन पर उन क्षमताओं का आकलन कैसे करेंगे जिनकी तरफ निपुण भारत हमें ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो उद्देश्य है हमारा। तो ये सारा कुछ इस बैठक में उपकरण निर्माण सत्र में किया जा सकता है। राघव आगे बढ़ेंगे प्लीज। तो अगर शिक्षक संकुल बैठक को हम लोग गौर से देखते हैं तो इसमें 4 मुख्य घटक हैं जिनकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है कोलैबोरेटिव स्पेस है कि हमारे जो शिक्षक साथीगण हैं वो एक जिस परिवेश से आ रहे हैं आसपास मिलकर अपने 10-15 स्कूलों का जो एक संकुल बन रहा है वो मिलकर अपनी योजना कर रहे हैं, अपनी समीक्षा कर रहे हैं। तो इसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की या एक्सटर्नल रिसोर्स की जरूरत नहीं है, वो स्वचालित मुद्रा में आगे बढ़ता हुआ रहेगा। दूसरी बात है कि फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स, कि ये जो सारी चर्चा है, जो शेयरिंग है, जो प्लानिंग है, जो टूल्स डेवलपमेंट है, ये सब कुछ सीख संप्राप्तियों को लक्षित है, सब कुछ लर्निंग आउटकम फोकस है। तो इसको जनरल डिस्कशन की तरफ ले जाने के बजाय सीधे एलओस पर फोकस रखना और कैसे उनको हम हासिल करने के लिए एक्टिविटीज करेंगे वो रचना करना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिस्पॉन्सिव टू कॉन्सेप्चुअल रियलिटीज, कि ये जो 15 स्कूल हैं इनकी जरूरतें मेल खाती हैं। तो ये 15 लोग जब आपस में बैठकर चर्चा करेंगे, कुछ योजना करेंगे तो वो एक दूसरे के बहुत काम की होगी। और ये चक्र जब बार बार चलता रहेगा, बहुत सारे शिक्षकों ने तमाम सारे प्रशिक्षण ले रखे हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। तो जब अपने साथियों के साथ मिलकर वो उनकी चर्चा करते हैं तो एक समग्र समझ बनती है। उस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर शिक्षक अकेला नहीं रहता है, फिर वो 20 के ग्रुप में मूव करता है हर महीने। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल हो जाता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। और चौथी चीज है फॉर द टीचर बाय द टीचर, ये पूरी व्यवस्था शिक्षकों के लिए शिक्षकों के नेतृत्व में संचालित है। तो इसमें बाकी लोगों की बहुत कम भूमिका हो जाती है, वो सिर्फ इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, बाहर से ऐसा वातावरण बना सकते हैं। बाकी इसको ड्राइव करने का जिम्मा जो है वो टीचर्स ले लेते हैं खुद मिलकर। तो हर मीटिंग में सभी बेनिफिशियरी होते हैं और सभी रिसोर्स पर्सन होते हैं और सब जन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और सब जन कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है। राघव आगे बढ़ेंगे क्या जी? तो इस दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं कई जिलों पर, जैसे अभी बात की कि जिले स्तर पर बैठक आयोजित होनी चाहिए ताकि इसमें योजना बन सके, तो 12 जनपदों में डाइट के नेतृत्व में ऐसी बैठकों का आयोजन किया गया जिनका हम संदर्भ यहाँ देना चाहेंगे, जिसमें एक रूपरेखा तैयार की गई जिले स्तर पर डाइट के नेतृत्व में बीएसए साहबान के साथ मिलकर कि अगले महीने की संकुल बैठकों में हम किन किन चीजों को प्राथमिकता से लाना चाहते हैं। दूसरा जो चरण रहा है उसके अंतर्गत रोस्टर जारी करना इन बैठकों का, कि बैठकें नियोजित तरीके से हों। जब हमें बहुत कुछ अपेक्षाएं इन बैठकों से हैं कि अगर ये बैठकें गुणवत्तापूर्ण आयोजित होंगी तो बहुत कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो कौन सी बैठक कब होनी है और उसके लिए कौन सा रिसोर्स सपोर्ट के लिए जाएगा, रोस्टर जारी करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कुछ जिलों में बहुत प्रभावी तरीके से की जा रही है। तीसरी बात है ब्लॉक स्तर पर तैयारी बैठकों का आयोजन, कि जिले की बैठक हो गई, रोस्टर जारी हो गया। तीसरी बात आती है कि ब्लॉक स्तर पर प्रिपरेशन मीटिंग कर ली जाए। एक परिवार के लोग 7-8 संकुल के जो संकुल शिक्षक हैं वो एआरपी महोदय के नेतृत्व में अपने बीईओ के साथ साहब के साथ मिलकर एक योजना कर लें कि हम अपने ब्लॉक में इस महीने कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करके हर प्रत्येक चरण पर इसको हम योजना के साथ व्यवस्थित तरीके से चिन्हित कर पाएंगे और हर स्तर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने अपने अनुभव इसमें शामिल कर पाएंगे। चौथी बात है जो अमेठी और बागपत में काफी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं कि इन संकुल बैठकों का गुणवत्ता संकेतकों पर मापन, कि कैसी शेयरिंग हो रही है, कैसी योजना हो रही है, कैसा कंटेंट वहां पर परोसा जा रहा है, कैसे बैठ रहे हैं शिक्षक, गोल घेरे में बैठ रहे हैं कि नहीं, मीटिंग के बाद एक योजना बाहर निकल कर आ रही है कि नहीं। ये जब मापन होता है तो वो कहीं बाहर के लिए नहीं होता है बल्कि इंटरनल होता है। और जिले की टीम बैठकर अगले महीने योजना करती है कि अगर हमारे शिक्षकों को इसमें सपोर्ट चाहिए तो हमको जिले पर क्या तैयारी करनी चाहिए। तो प्रत्येक बैठक के बाद एक छोटा सा प्लान बनता है जो अगली बैठक को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है। तो इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। राघव नेक्स्ट प्लीज।
और आखिरी स्लाइड में हम ये कहना चाहते हैं कि जब इस तरह की प्रभावी बैठकें आयोजित होती हैं तो उसका सीधा ट्रांसलेशन क्लासरूम तक जाता है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में जो कुछ करना है वो उनको पढ़ाया न जाए, उसके बजाय उनको अनुभव कराया जाए। वैसा अगर हम कहते हैं कि बच्चे पीयर लर्निंग में सीखते हैं तो उनको भी पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें निरंतर। अगर हम कहते हैं कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड किया जाए तो उन्हें भी केवल किताबों से सूचना मिलने के बजाय एक दूसरे के अनुभव से भी सीखने के बहुत सारे अवसर दिए जाएं। अगर हम कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए तो इन बैठकों को भी केवल एक तरफा संवाद या थिएटर मोड में रहने के बजाय गोल चक्कर में बैठकर एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हुए और पार्टिसिपेटरी रखा जाए। और एक और बात है जो एफएलएन बहुत जोर देता है जिस पर कि को करिकुलर, कैरिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच में विभाजन न रखा जाए, विषयों के बीच में विभाजन न रखा जाए, खासतौर से शुरुआती वर्षों में। तो इन चीजों को साथ जोड़कर देखा जाए। अगर समग्र क्षमता विकास को फोकस करेंगे तो पढ़ना लिखना बहुत सहज हो जाएगा और वो बहुत रुचिकर तरीके से होगा। तो इन्हीं बातों को केवल हम अपने साथियों के साथ रखना चाह रहे थे। आप में से बहुत का इसमें अनुभव जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग इन बैठकों को इस तरह से आयोजित कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। धन्यवाद राघव। थैंक यू सभी साथियों को। नमस्ते।